आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनकी दुनिया लगता है जैसे वक्त में कहीं ठहर सी गई है। पुरानी दिल्ली, मटिया महल इलाका, जामा मस्जिद के पास गदैया मोहल्ला। जी। और वही एक छोटी सी थोड़ी अंधेरी सी दुकान में मिलते हैं मियां नसीरुद्दीन। 56 किस्म की रोटियां बनाने वाले मशहूर नान बाई। हाँ, कृष्णा सोबती के हम हशमत संग्रह के इस शब्द चित्र के जरिए हम सिर्फ एक नानबाई से नहीं मिल रहे नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे एक पूरे दौर की कारीगरी, उस उस्तादी शाकिर्दी की रिवायत, उसकी एक जीती जागती तस्वीर है। सही कहा। और मियां नसीरुद्दीन का अपने काम को लेकर जो एक फख्र है, एक क्या कहा गया है, मसीहाई अंदाज। हाँ, मसीहाई अंदाज। और ये अंदाज, ये फख्र आज के जमाने में थोड़ा मतलब कमी देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो ये समझना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस है या फिर एक खास हुनर को बचाने की कोशिश भी। चलिए देखते हैं, उस दुकान में चलते हैं जहां मियां चारपाई पर बैठे हैं। हाँ, और बीड़ी पी रहे हैं। चेहरे पर मौसम की मार साफ दिखती है। जी। और आंखों में वो एक अजीब सी चमक, जिसे लेखक ने काइयां भोलापन कहा है। मतलब दुनियादारी की समझ भी है और कहीं एक मासूमियत भी। और माथे पर एक मंझे में कारीगर वाले तेवर, जिसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा हो। और ये भरोसा तो पहली मुलाकात में ही दिखता है ना। बिल्कुल। पहले तो वो लेखक को समझते हैं कोई ग्राहक आ गया, पूछते हैं फरमाइए। हाँ, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये कुछ पूछने आए हैं, वो भी रोटी पकाने के इल्म के बारे में, तो उनका रवैया एकदम बदल जाता है। शक होने लगता है कि कहीं ये अखबार नवीस तो नहीं, मतलब पत्रकार। और अखबार नवीसों के बारे में उनका ख्याल तो बड़ा ही मजेदार है। हाँ, वो तो अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। उनके हिसाब से कामकाजी आदमी को इन सब से क्या लेना देना। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ उनका अपना ख्याल था या उस वक्त के जो पारंपरिक कारीगर थे वो बाहरी दुनिया को, मीडिया को ऐसे ही देखते थे। मुझे लगता है ये काफी मुमकिन है। वो इसे कहते हैं खोजियों की खुराफात। खुराफात। हाँ, शायद ये अपने काम की दुनिया, अपने हुनर के राज को बाहरी दखल से बचाने की एक कोशिश थी। देखिए, पारंपरिक कारीगर अक्सर अपने हुनर को एक तरह की धरोहर मानते हैं, उसे सहेज कर रखना चाहते हैं। हाँ, और बाहरी दुनिया जो शायद बारीकियों को ना समझे, वो उन्हें फिजूल की दखलंदाजी लगती होगी। बिल्कुल। ये आज भी कई पारंपरिक कलाओं से जुड़े लोगों में दिखता है। सही कहा। अच्छा, तो जब लेखक उनसे पूछते हैं कि भाई ये हुनर, ये इल्म कहाँ से सीखा आपने, तो मियाँ का जवाब तो सुनने लायक है। वो जैसे चौंक जाते हैं। हाँ, कहते हैं, अरे नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? उनका तर्क एकदम सीधा। क्या नगीना साज के पास जाएगा, या आईना साज, मीना साज, रफूगर, रंगरेज, या तेली तंबोली के पास? नहीं, कहीं नहीं। वो साफ कहते हैं, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। जो कुछ सीखा अपने वालिद उस्ताद से। जी हाँ, ये हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, या उस्ताद शागिर्द परंपरा कहें, बिल्कुल। उसका बेहतरीन उदाहरण है। हुनर विरासत में मिलता है बाप से बेटे को। और कितने गर्व से, कितने फख्र से अपने वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई गधैया वाले और दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन का नाम लेते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी विरासत का सबूत। हाँ, वो कहते हैं ना, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पे। मतलब विरासत को संभालना, उसे आगे बढ़ाना, यही उनका मकसद था, धर्म था। लेकिन सीखने का तरीका वो बड़ा अहम है। जब उनसे पूछा गया कि वालिद ने क्या नसीहत दी, क्या सलाह दी, तो मियाँ का जवाब आज के स्किल डेवलपमेंट के दौर में भी बहुत काम का लगता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल नॉलेज, करके सीखना। हाँ, थ्योरी या सिर्फ सलाह काफी नहीं है। और इसे समझाने के लिए वो बचपन की पढ़ाई की मिसाल भी देते हैं। जी, जैसे उस्ताद बच्चे को अलिफ, बे, जीम सिखाता है, जरूरत पड़ती है तो थोड़ी सख्ती भी करता है, और बच्चा चुपचाप सीखता है। ये तो हुई एक तरह की बुनियादी पढ़ाई। फिर वो बात करते हैं दूसरी पढ़ाई की, और मुझे लगता है ये उनके पूरे फलसफे का निचोड़ है। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सोचिए, अगर बच्चे को सीधे मदरसे की तीसरी जमात में बिठा दें, पहली दूसरी छोड़कर, तो उन पहली दो जमातों का क्या होगा? वो तो छूट गई। बिल्कुल। तो वो कहते हैं, इसी तरह अगर उन्होंने खुद बर्तन नहीं धोए होते, भट्टी बनानी नहीं सीखी होती, भट्टी को सही आंच देना नहीं सीखा होता, मतलब ये सब बुनियादी काम। हाँ, ये सब नहीं किया होता, तो क्या वो सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख पाते? नहीं, मुमकिन नहीं लगता। इसीलिए वो कहते हैं, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। क्या बात है!
तालीम की तालीम, मतलब किसी भी हुनर की जड़ तक जाना। हाँ, उसके हर छोटे बड़े पहलू को खुद करके सीखना, यही असली सीखना है। ये सिर्फ किताबों से या लेक्चर से नहीं आ सकता। बिल्कुल, वो अपने खोमचे वाले दिनों का भी जिक्र करते हैं। शायद वो भी इसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हिस्सा रहा होगा। हो सकता है, गलियों में घूमकर सीखना। हाँ, और ये करके सीखना वाला सिद्धांत तो आज भी उतना ही जरूरी है, चाहे कोडिंग सीखनी हो, सर्जरी करनी हो या फिर रोटी पकानी हो। सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी मन में आता है कि ये जो पारंपरिक तरीका है जहाँ उस्ताद की हर बात मानी जाती है, क्या ये कभी-कभी नई सोच, इनोवेशन को रोकता भी है? ये एक अच्छा नुक्ता है। मियां नसरुद्दीन की बातों से तो यही लगता है कि उनके लिए परंपरा ही सबसे ऊपर थी। शायद इसीलिए वो इतना जोर देकर कहते हैं कि शहर में नानबाई और भी हैं, पर खानदानी नहीं है। हाँ, उनके लिए खानदानी होने का मतलब सिर्फ परिवार से जुड़ा होना नहीं था, बल्कि उस गहरी पीढ़ियों की समझ और इज्जत से था। और इसी खानदानी शान से जुड़ा है वो मशहूर किस्सा, बादशाह सलामत वाला। यारे हाँ, वो तो कमाल का किस्सा है। उनके हुनर की इंतहा दिखाता है। जब किसी बादशाह ने फरमाइश कर दी, मियां नानबाई, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। सोचिए, ये तो किसी जादूगर को चैलेंज देने जैसा है ना? ये दिखाता है कि खानदानी नानबाइयों से क्या उम्मीदें रखी जाती थीं, किस दर्जे का हुनर था उनके पास। और जब लेखक की उत्सुकता बढ़ जाती है, वो पूछते हैं, अच्छा तो क्या बनी थी वो चीज, क्या थी वो? तो मियां का अंदाज देखिए, पहले थोड़ा सोचते हैं, फिर बड़ी रुखाई से क्या कहते हैं? कहते हैं, ये हम ना बतावेंगे। अरे क्यों भाई, क्या वो भूल गए थे या बताना नहीं चाहते थे? पता नहीं, शायद ये राज बनाए रखना भी उसी खानदानी शान का हिस्सा हो। ये हो सकता है, या शायद उन्हें ठीक ठीक पता ना हो सकता है ये किस्सा ही एक तरह का मिथक हो, जो उनके बुजुर्गों के हुनर को और बड़ा दिखाने के लिए गढ़ा गया हो। ये भी मुमकिन है, कहीं पारंपरिक कलाओं के साथ ऐसी कहानियां जुड़ जाती हैं। जी, लेकिन मियाँ का वो जवाब कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। हाँ। और ये कहावत सच्ची है, क्योंकि रोटी जनाब पकती है आंच से, झूठ से नहीं। ये उनके आत्मविश्वास को, अपने हुनर पर उनके अटूट यकीन को दिखाता है। सचमुच कमाल का आत्मविश्वास। और बातचीत के दौरान वो जैसे बीच बीच में आवाजें देते हैं। हाँ, अपने कारीगरों को, आसपास के लोगों को। अरे बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, या किसी मीर साहब को टोकते हैं। मियाँ रहमत से कुछ पूछते हैं। इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक मिलती है। वो सिर्फ एक कारीगर नहीं है, वो अपनी छोटी सी दुनिया के मुखिया भी हैं। बिल्कुल। और ये भी पता चलता है कि वो अपने कारीगर बब्बन मियाँ उनसे सिर्फ काम नहीं करवाते, बल्कि बाकायदा मजदूरी भी देते हैं। हाँ, ये भी बताते हैं 2 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी। ये उनके काम के प्रैक्टिकल पहलू को दिखाता है, और अपने कर्मचारियों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को भी। उस जमाने के हिसाब से ये अहम बात रही होगी। जरूर। अच्छा, और एक और बात थी, जब लेखक उनसे बादशाह का नाम जानना चाहते हैं जिनके यहाँ उनके बुजुर्ग काम करते थे। हाँ, तो मियाँ फिर टाल जाते हैं। बिल्कुल, कहते हैं अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। मतलब बस इतना काफी है कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, नाम में क्या रखा है। हाँ, और बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर तो वो खींच ही जाते हैं। खींच जाते हैं, इसका क्या मतलब समझें? क्या उन्हें इतिहास में दिलचस्पी नहीं थी, या वो उस जानकारी को अहम नहीं समझते थे? शायद दोनों बातें। उनके लिए असल चीज बादशाह का नाम नहीं थी, बल्कि ये थी कि उनके बुजुर्गों का हुनर इतना बड़ा था कि वो बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे। हाँ, कौन से बादशाह ये जरूरी नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर उसे खास बनाए रखना चाहते हो। उनका खींचना दिखाता है कि वो बाहरी दुनिया की जिज्ञासा को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। अब आते हैं उन मशहूर 56 किस्म की रोटियों पर। हाँ, उनका जिक्र तो होना ही चाहिए। जब उनसे पूछा जाता है कि भट्टी पर आजकल क्या क्या पकता है, तो वो कुछ थोड़े बेमन से नाम गिनाते हैं। लेकिन क्या नाम है? अरे वाह, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, दीदा, गाजेबान, तुनकी। ये तो पूरी लिस्ट है। नानबाई की कला का जैसे कोई कैटलॉग हो। सही कहा। और ये सूची दिखाती है कि वो 56 किस्म वाली बात सिर्फ कहने की नहीं थी, उनके पास वाकई बहुत वैरायटी थी। काश हम जान पाते कि ये सब कैसी होती होंगी। जैसे शीरमाल। हाँ, शीरमाल तो हल्की मीठी, दूध घी केसर वाली, थोड़ी खमीरी रोटी होती है। रुमाली रोटी नाम की तरह बिल्कुल पतली, रुमाल जैसी। हर रोटी के पीछे एक कहानी, एक अलग तकनीक छुपी होगी। जरूर।
और मियाँ खास तौर पर तुनकी का जिक्र करते हैं, कहते हैं पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। सोच कर ही लगता है कितनी नफीस होगी। हाँ, वो लेखक को खिलाने का वादा भी करते हैं। पता नहीं वो वादा पूरा हुआ होगा या नहीं। खैर, लेकिन इस बातचीत के आखिर में आते आते मियाँ की आवाज में एक उदासी सी महसूस होती है। हाँ, वो एक लंबी सांस भरते हैं और कहते हैं, उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। ये नॉस्टैल्जिया, गुजरे वक्त की याद, ये अक्सर उन कारीगरों में दिखती है जो किसी पारंपरिक कला को जिंदा रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आज की दुनिया में उनके हुनर की, उस मेहनत की, उस बारीकी की वो पहचान, वो कदर नहीं रही। और आज के दौर पर उनकी टिप्पणी कितनी सटीक है। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। बिल्कुल, यानी अब सब कुछ तेज रफ्तार है, फटाफट। बनाने की कला, उसके स्वाद की गहराई, उस पर ध्यान देने का वक्त किसके पास है, बस पेट भरना है। सही बात है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं, शायद जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है आजकल। बिल्कुल, ये तेजी का, मानकीकरण का, स्टैंडर्डाइजेशन का दौर है। जहां हाथ के हुनर की, जिसमें वक्त लगता है, बारीकी लगती है, उसकी जगह मशीनें ले रही हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। और मियाँ नसरुद्दीन जैसे लोग इसी बदलाव को देख रहे थे और कहीं ना कहीं उसके शिकार भी थे। उनका दुख सिर्फ बीते जमाने के लिए नहीं था, बल्कि एक पूरी कद्रदानी की जो संस्कृति थी, उसके खो जाने का दुख था। तो मियाँ नसरुद्दीन की ये कहानी सिर्फ एक नानबाई की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है अपने खानदानी हुनर पर नाज करने की, प्रैक्टिकल नॉलेज को किताबी इल्म से ऊपर रखने की, और बदलते वक्त में अपनी पहचान, अपनी कला को बचाने की एक कोशिश की, एक जद्दोजहद की। उनके किरदार में एक अक्खड़पन है, एक आत्मविश्वास है, पर साथ ही एक गहरी उदासी भी है। हाँ, और ये बात बहुत अहम है कि वो अपने पेशे को सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं मानते, उसे कला का दर्जा देते हैं। ये मैं सोचने पे मजबूर करता है कि आज हम स्किल या हुनर को किस नजर से देखते हैं। सही सवाल है। क्या हम डिग्री और फॉर्मल एजुकेशन के पीछे भागते हुए हाथ के काम को, पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान को, और वो जो मियाँ ने कहा, तालीम की तालीम, उसके महत्व को कहीं भूलते तो नहीं जा रहे? ये एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है। मियाँ नसीरुद्दीन की दुनिया शायद अब वैसी ना हो, शायद नहीं, लेकिन उनका फलसफा, काम से मोहब्बत, हुनर की इज्जत और बुनियादी बातों पर पकड़, ये तो आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। मियाँ नसीरुद्दीन जैसे अनगिनत कारीगर, उनके जैसे हुनर आज भी हमारे बीच हो सकते हैं। शायद किसी पुरानी गली में, किसी छोटे शहर में गुमनामी में जी रहे हों। तो हम एक समाज के तौर पर इन जीती जागती विरासतों को कैसे पहचानें, कैसे सहेजें? और क्या ये मुमकिन है कि आधुनिकता और परंपरा में एक संतुलन बने? हाँ, जहाँ हुनर सिर्फ म्यूजियम की चीज बनकर न रह जाए, बल्कि जिंदा रहे और उसे जानने समझने वाले कद्रदान भी मौजूद हों। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।